हेलो एवरीवन, क्लास 7। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप जो वीडियो वगैरह आपके पास जा रहे होंगे उस सारी वीडियोस में आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे और आपका मन भी लग रहा होगा और सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी, है ना? अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर पूछिएगा। कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह की परेशानी हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आगे चैप्टर में बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर, जिसमें दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मामीटर में। एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना? दोनों ही थर्मामीटर्स टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं, लेकिन दोनों टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो पोजीशन जगह होता है ना, वो यूज़ अलग अलग है। लेबोरेटरी थर्मामीटर बेसिकली लैब जो होता है लेबोरेटरीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जाता है और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज बहुत ज़्यादा होता है ना, -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक उसका रेंज होता है ना? तो उस रेंज को ध्यान में रखते हुए उसका यूज़ न्यूमरस प्लेसेस पर हो सकता है, न्यूमरस सिचुएशंस में किया जा सकता है। बट क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मेडिसिनल पर्पज से इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब केवल इल पर्सन के बॉडी टेम्परेचर, जिसको फीवर वगैरह है, उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका बहुत लिमिटेड यूज़ है ना? पर्पसली क्लिनिकल थर्मामीटर केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, मतलब घरों में इस्तेमाल के लिए होता है या डॉक्टर्स वगैरह बस इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो उसका सीमित उपयोग है क्लिनिकल थर्मामीटर का, है ना? और उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो बहुत कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब किसी दो चीजों के बीच में अंतर बताते हैं, है ना, डिफरेंस बताते हैं, तो उसमें नियम ये होता है कि किसी भी दो चीजों को जब कंपेयर करते हैं कि इस फर्स्ट फर्स्ट थिंग में ये बात है, सेकंड थिंग में ये बात है, तो जब डिफरेंस बताते हैं तो डिफरेंस बताने का एक नियम होता है। वो नियम ये होता है कि जब आप किसी दो चीज़ों के बीच में अंतर बता रहे हैं तो अंतर बताने के साथ साथ कौन से आधार पे आप अंतर, किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना? जैसे अगर हम ये कहें कि आपके क्लासरूम में दो जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना? तो दो जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है आपके क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। तो जेंडर क्या हो गया? फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, है ना? बॉयज के लिए हो गया मैस्कुलिन और गर्ल्स के लिए हो गया फेमिनिन, है ना? इंग्लिश में इसको कह रहे हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना? तो लड़कों का हो जाएगा पुल्लिंग और लड़कियों का हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो आधार क्या हुआ? दो क्लास को डिफ्रेंशिएट करने का आधार क्या हुआ? आधार हुआ लिंग, है ना? जेंडर के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। वैसे ही जब इन दोनों थर्मामीटर्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर कुछ चीज़ों को मापदंड आधार बनाकर तब हम दोनों में अंतर बताएंगे कि पहले थर्मामीटर में ये चीज़ होता है, दूसरे थर्मामीटर में उसका ऑपोजिट दूसरा नेचर होता है। ठीक है, तो बेस क्या होगा और उस बेसिस पर किस थर्मामीटर का क्या प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर्स, है ना? आपके बुक में देखिएगा पिक्चर भी दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है। तो क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो लंबा होता है, साइज में बड़ा होता है ना? बड़ा क्या, वो डिपेंडिंग अपॉन द यूज अलग अलग लेंथ का उपलब्ध होता है। और जनरली जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है ना? लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में लेंथ के हिसाब से लेबोरेटरी थर्मामीटर तो बड़ा होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर के कंपैरिजन में लेंथ के हिसाब से जो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा वो छोटा है। वो बेसिकली क्लिनिकल थर्मामीटर आपको इतना पेन वगैरह इतना ही बड़ा होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। और आजकल जो नया टेक्नोलॉजी का क्लिनिकल थर्मामीटर आ गया वो तो और छोटा हो गया। वो तो बिल्कुल पॉकेट में डालने लायक पेन ऐसे इतना छोटा सा रहता है और वो डिजिटल होता है। उसमें वो जर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब मरकरी को जर्क करके नीचे लोवेस्ट रीडिंग तक ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है, उसमें एक बटन होता है, बटन को ऑन करने पर जो भी पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करना है, फीवर नापना है, उस टेम्परेचर उस पेशेंट के मुंह को खोलकर उसको डाल दीजिए और
45-50 सेकंड्स तक वेट करना होता है। वेट करने पर वो अपने आप जो मशीन है वो बीप करने लगा, बीप 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 बीप, मतलब इंडिकेशन देने लगेगा। और जब इंडिकेशन देने लगेगा तो थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालेंगे तो अपने आप उसमें एक डिजिटल घड़ी की तरह नंबर्स लिखा रहता है और उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फीवर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। बात समझ में आया? तो वो तो नया टेक्नोलॉजी हुआ। तो एज कंपेयर टू लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर शॉर्टर इन साइज एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर लॉन्गर इन साइज, है ना। लंबाई में क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो छोटा होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर बड़ा होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, टेम्परेचर रेंज, है ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बताएं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ बहुत जगह पर होता है, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में होता है। तो उसका बहुत बड़ा रेंज होता है ना, कि कितने डिग्री सेल्सियस रेंज, मतलब कितने मिनिमम कितना डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक के रेंज को कवर करता है और इतने वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर्स को वो मेजर कर सकता है। मतलब आप काउंटिंग करेंगे तो -20 से -19, -18, -17 करते करते काउंट करेंगे तो 350 डिग्री सेल्सियस तक अगर काउंट करेंगे तो टोटल मिला के 370 अलग अलग टेम्परेचर्स को वो मेजर कर सकता है। 370 अलग अलग टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। 350 पॉजिटिव हो गया, एक 0 डिग्री हो गया और बाकी -20 डिग्री तक, -1, -2, -3 करते करते -20 डिग्रीज वहां पर हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 370 अलग अलग टेम्परेचर्स को लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम मिनिमम -20 डिग्री सेल्सियस टिल मैक्सिमम ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर कर सकता है। इसके उल्टा, इसका ऑपोजिट जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज बहुत कम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस एंड एंड्स एट 42 डिग्री सेल्सियस। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ के चेक कर देख सकते हैं। और जो जहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है वहाँ पर भी दिया हुआ है ना। वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब केवल 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 टोटल मिलाएंगे तो वो केवल 8 अलग अलग टेम्परेचर्स को मेजर कर सकता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर 370 अलग अलग टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो एज कंपेयर टू लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज बहुत कम हुआ ना। वो केवल 8 ही टेम्परेचर को बता सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, वो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। जब काउंटिंग करेंगे तो टोटल मिला के 370 अलग अलग टेम्परेचर्स को वो मेजर कर सकता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल 8 अलग अलग टेम्परेचर्स को मेजर कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? तो अगला पैरामीटर जिस पर डिफरेंस बताएंगे वो है कॉन्टैक्ट, है ना। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट में यहाँ पे क्या समझेंगे, लैबोरेटरी थर्मामीटर के साथ क्या है कि जिस चीज़ या जिस मटेरियल, जिस ऑब्जेक्ट या जिस मीडियम का टेम्परेचर मेजर करना है, उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में रहना चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, तभी जाकर वो एग्जैक्ट रीडिंग बता पाएगा। जैसे कि कल के एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट 4.4 में, एक्टिविटी 4.4 में, उसमें क्या दिखाया था कि थर्मामीटर को कंटेनर में जिसमें वाटर को बर्नर पे रख के बॉईल कर रहे थे उसमें डिप करके रखना था, और वैसे ही डिप करके रखा जाता है जब तक रीडिंग नोट करते हैं, है ना। अगर बाहर निकाल देंगे, थर्मामीटर को बाहर निकाल देंगे, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब बाहर निकाल देंगे तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से इफेक्ट होकर गलत रीडिंग देने लगेगा या एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट के हिसाब से क्या कहेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है उसके कांटेक्ट में होना चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, अगर उसको यूज कर रहे हैं तब, है ना। लेबोरेटरी थर्मामीटर को अगर यूज कर रहे हैं तो जैसे कल एक एक्टिविटी 4.4 में पानी में वो डिप किया हुआ था और उसके संपर्क में जब तक रहेगा तब तक ही वो टेम्परेचर बताएगा। करेक्ट टेम्परेचर बताने के लिए वो पानी में डिप किया हुआ रहना चाहिए, मतलब पानी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, तब वो जाके करेक्ट रीडिंग देगा।
लेकिन इसके कंपैरिजन में क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर जिस बॉडी जिस ऑब्जेक्ट को का टेम्परेचर मेजर, बेसिकली तो पेशेंट का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का तो वही यूज है ना। तो जिस पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करना है उसके मीटर रीडिंग या थर्मामीटर के यूज को बताने के लिए इनिशियली तो उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है, जैसे ऐसे करके इंसर्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर 45-50 सेकेंड्स उसको बाहर निकाल करके हम रीडिंग देख सकते हैं कि जो है कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर या डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का फीवर है ना। मतलब बाहर निकालने पर उस थर्मामीटर का एटमॉस्फेयर के का उस थर्मामीटर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो वो हम बॉडी कांटेक्ट से अलग करके भी उसका टेम्परेचर रीडिंग ले सकते हैं व्हेन वी आर यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान हम लोग जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है उससे कांटेक्ट नहीं होने पर भी, मतलब इनिशियली तो कांटेक्ट लेना ही पड़ेगा, लेकिन उससे अलग करने पर भी टेम्परेचर रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ कैपिलरी। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, तो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को दबा देना, बात समझ में? तो कंस्ट्रिक्ट करना मतलब उसको जकड़ना। ठीक है, तो जकड़ना यहाँ पे थर्मामीटर में कैसा दिखेगा, आप पिक्चर में चेक करिएगा, फोटो में चेक करिएगा, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें जो कैपिलरी बेस होता है ना, बल्ब के पास, है ना, देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है, देयर इज नो कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ कैपिलरी, है ना। जो क्योंकि जो ट्यूब है जो थर्मामीटर बनाने में इस्तेमाल, वो पाइप की तरह होता है ना, वो अंदर हॉलो होता है और उसके अंदर एयर नहीं होता है, उसके अंदर केवल वो लिक्विड होता है जो टेम्परेचर मेजर करने पर या टेम्परेचर के इफेक्ट में ऊपर नीचे होता है ना। तो जो कैपिलरी एक्शन होता है, जो ऊपर से नीचे मरकरी का या अल्कोहल का नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, वो जो ऊपर नीचे होना है ना, वो ऊपर नीचे होने के दौरान उस जो हो रहा है उस प्रॉपर्टी को ही कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, देयर इज नो कंस्ट्रिक्शन, मतलब नीचे आने पर वो उसका जो थिकनेस है वो घटता नहीं है ना। जैसे देख लीजिए, आप पिक्चर में चेक कर सकते हैं, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है दिख रहा है, वो जो कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज नॉट कंस्ट्रिक्टेड एट द बेस, है ना। इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इट इज नॉट कंस्ट्रिक्टेड एट द बेस ऑफ द कैपिलरी, है ना, बट इन द क्लिनिकल थर्मामीटर देयर इज कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलरी, है ना। जो कैपिलरी ट्यूब होता है, जो ग्लास ट्यूब होता है, वो नीचे में आके कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब ऐसे नुकीला आके छोटा हो जाता है ना, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? तो these are the 4 parameters on which we can differentiate laboratory thermometer and clinical thermometer। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड। हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। ध्यान रखिएगा, हीट ट्रांसफर तभी होता है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, हीट ट्रांसफर तभी होता, दो ऑब्जेक्ट हो, दो मटेरियल हो, दो सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, दो बॉडी के बीच में ट्रांसफर ऑफ हीट तभी हो सकता है जब एक का टेम्परेचर दूसरे के कंपैरिजन में अलग हो। मतलब अगर मान लीजिए दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, मान लेते हैं इसी दोनों को ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है। इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर तभी होगा जब इसका टेम्परेचर अलग होगा इसके कंपैरिजन में। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं इसका टेम्परेचर, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों के बीच में टेम्परेचर चेंज है ना। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। बात समझ में आया? इसको याद दिला देते हैं उस एक्सपेरिमेंट, उस एक्टिविटी से जिसमें कप के अंदर हम लोगों ने गर्म हॉट बॉइलिंग वाटर रखा था और एक कप में फ्रीजिंग वाटर रखा था। तो वहां पर क्या हुआ था, जो बॉइलिंग वाटर था वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर हीट ट्रांसफर कर दिया एटमॉस्फेयर को, और जो फ्रीजिंग वाटर था
वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आया, तो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स के संपर्क में आने पर वो उससे हीट ले लिया। तो जब टेम्परेचर चेंज था तभी ना हीट का ट्रांसफर हुआ। तो उसी एक्सपेरिमेंट में लास्ट में क्या हुआ था, जब उन दोनों कप्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया तो धीरे धीरे करते करते दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, है ना, दोनों एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हो गया। तब उसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट रुक गया, मतलब जो गर्म था वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके रुक गया, जो ठंडा था वो हल्का सा उसका ठंडापन कम होके तो हल्का सा गर्म होके सर्टेन टेम्परेचर पे आके रुक गया। मतलब थोड़ी देर बाद क्या हुआ था, दोनों कप में मौजूद गर्म ठंडा हो गया और ठंडा जो था वो थोड़ा सा गर्म हो गया। मतलब जब ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा था वो तभी तक हुआ जब तक एटमॉस्फेयर और कप के बीच में टेम्परेचर का अंतर था। जब कप में मौजूद वाटर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के बराबर हो गया तो एक्सचेंज ऑफ हीट खत्म हो गया। बात समझ आ गया? तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि किसी दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ हीट तभी पॉसिबल है जब दोनों दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे होगा, है ना। दोनों बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे तभी उन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। बात समझ में आ गया, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे जब हीट का एक्सचेंज होता है तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ हीट अकर्स इन 3 मेथड्स और 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस है जिसके माध्यम से हीट जो है किसी दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सचेंज होता है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन, है ना। तो आज हम लोग कंडक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर कल हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कंडक्शन एक टॉपिक है, फिर उसके ऊपर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फिर कंडक्शन इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में कंडक्शन कहाँ कहाँ देख सकते हैं या किस जगह पर कंडक्शन के प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंडक्शन क्या होता है ना, उसको सबसे साधारण भाषा में समझते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या होता है ना। बस में आप लोग चढ़े होंगे, बस में हर एक कोई चढ़ा होगा, नहीं चढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि बस में एक ड्राइवर होता है और बस में एक कंडक्टर होता है। स्कूल बस की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल पैसेंजर बस होता है, जो सासाराम से कलकत्ता, सासाराम से रांची, सासाराम से पटना चलता है ना, अलग अलग शहरों के लिए बस चलता है सासाराम से। तो अगर वहां पर देखेंगे तो बस में 2 ऑपरेटर होता है। एक होता है ड्राइवर का काम क्या है, ड्राइवर का काम है बस चलाना। एक होता है उसमें कंडक्टर, एक होता है उसमें कंडक्टर। कंडक्टर का काम क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ कंडक्टर इन अ बस। एक बस में कंडक्टर का क्या ड्यूटी है। कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर पैसेंजर से पैसा लेता है ना, और बदले में टिकट देता है ना। उसका काम क्या है, कंडक्ट करना, पैसा कलेक्ट करना और बदले में टिकट देना। मतलब कुछ ले रहा है और कुछ दे रहा है ना। तो हम केवल लेने की बात करते हैं, क्यों, बेसिकली तो पर्पस पैसा लेने का है ना। कंडक्टर क्या करता है, वो पैसा कलेक्ट करता है, पैसा लेने के बाद भले एक छोटा सा पुर्जी काट करके दे देता है, टिकट के फॉर्म में देता है ना। तो वैसे ही इस धरती पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर एक चीज जो आप आंख से देख रहे हैं, या बहुत सारा चीज ऐसा भी है जो नहीं दिख रहा है, गैस के फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर में घूम रहा है लेकिन दिखता नहीं है वो, है ना। तो इस धरती पे जितना भी मटेरियल्स मौजूद है, उन सारे मटेरियल्स का केमिस्ट्री में एक टर्म होता है कि उन सभी मटेरियल्स का एटम होता है ना। उन सभी मटेरियल्स का एटम होता है, और एटम में उसको ऐसे समझिए कि स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट है। तो वैसे ही मटेरियल है, मटेरियल में एटम है, और एटम के अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उसको ऐसे समझिए कि स्कूल के अंदर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट। वैसे ही मटेरियल का एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। बस में आया। तो इस धरती पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सभी का पार्टिकल्स होता है। उन सभी पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, वो उस मटेरियल में मौजूद एटम का एक इलेक्ट्रॉन होगा या एक पार्टिकल होगा। बात समझ आया। तो ये पार्टिकल वही है जो बस में कंडक्टर होता है। बस में जो कंडक्टर का काम होता है ना, वही पार्टिकल का काम होता है ना। तो पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल का काम है या फिर देना या फिर लेना, है ना, या फिर देना या लेना। ये देने और लेने का काम कौन करता है, ये देने और लेने का काम किसी भी सब्सटेंस में मौजूद एटम का पार्टिकल्स करता है ना। तो बोलेंगे क्या देना है क्या लेना है,
है ना, तो बोलेंगे एनर्जी देना है, एनर्जी लेना है, ठीक है। क्यों? हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हीट क्या है? सबसे पहले दिन जब चैप्टर शुरू किए तो हीट के बारे में क्या बोले थे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको क्या करना है? इनका काम है हीट एनर्जी को लेना या हीट एनर्जी को देना, यही उनका काम है। तो जब एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, तो अभी जस्ट इस टॉपिक को शुरू करने के पहले एक बात बोलें जिसका ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सचेंज ऑफ हीट कब होगा? एक्सचेंज ऑफ हीट तब होगा जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स का दो अलग अलग टेम्परेचर हो, किसी का कम होना चाहिए, किसी का ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो हीट का एक्सचेंज कैसे होता है? जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है ना, वो हीट एनर्जी लेगा, है ना। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट एनर्जी देगा। बात समझ में गया? बहुत ही आसान बात है। हीट एनर्जी कौन देगा? जिसके ऊपर तापमान ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है ना। तो जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा ना होता है। कई बार पहले भी चैप्टर में चर्चा हो चुका है इस पर, है ना। और जिसका टेम्परेचर कम है उसके पास हीट एनर्जी कम है, तभी तो वो बाहर से हीट एनर्जी ले रहा है, और हीट एनर्जी लेने पर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तभी तो गर्म वाले कप का टेम्परेचर घट गया था, और जो फ्रीजिंग वाटर जिस कप में लिए थे, एक एक्टिविटी पहले डिस्कस किए हैं, है ना। उसमें क्या था? जो ठंडा पानी वाला कप है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और गर्म पानी वाला कप जो है उसका टेम्परेचर घट रहा है ना। क्यों घट रहा है? गर्म पानी वाला जो कप था उसमें हॉट बॉइलिंग वाटर था, है ना। हॉट बॉइलिंग वाटर के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, तो वो एटमोस्फेयर को हीट एनर्जी दे दिया, है ना। लेकिन जो फ्रीजिंग वाटर वाला कप था उसके पास कम हीट एनर्जी है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे था, तो वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी, एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी लिया, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया, है ना। तो ठंडा वाला नॉर्मल टेम्परेचर पे बढ़ने के कारण आ गया, और गर्म कप वाला जो पानी, जिसमें गर्म पानी था, उसका जो टेम्परेचर ज्यादा था वो हीट एनर्जी लूज करने के कारण टेम्परेचर घट करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। बात समझ आ गया? तो वैसे ही केस में जो अभी बात बताएं कि दुनिया का हर एक मटेरियल में मौजूद एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का ही काम है हीट एनर्जी को देना और हीट एनर्जी को लेना। ये काम कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स करेगा। अब बोलेंगे सर जब हीट एनर्जी लेंगे चाहे देंगे, क्या कहेंगे, है ना। जो देगा उस देने के दौरान प्रोसेस को कहेंगे रेडिएशन, है ना। जो लेगा वो लेने के दौरान प्रोसेस को कहेंगे कन्वेक्शन। बात समझ आ गया है? तो हम लोग बात करते हैं आज कंडक्शन, है ना। जो कंडक्शन, सॉरी रेडिएशन बोल दिया गलती से, सॉरी मिस्टेक हो गया, गलती से बोल दिया रेडिएशन। कंडक्शन, कंडक्शन वो काम करेगा, वो लेने का काम करेगा। बात समझ आ गया? इसीलिए कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, क्योंकि वो अच्छा कंडक्ट कर सकता है, अच्छा ले सकता है, हीट एनर्जी ले सकता है। बात समझ में आया, है ना। ले सकता है या दे भी सकता है, ठीक है। तो हम जब कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो कंडक्शन के प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखिए आपके बुक में जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कंडक्शन के बारे में, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के बीच में जब हीट का ट्रांसफर होता है ना, दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर होता है, उस हीट ट्रांसफर होने के प्रोसेस को ही कंडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? बट ये कंडक्शन कब होता है? ये कंडक्शन होता है सॉलिड्स के बीच में। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड कैन नॉट लीव देयर पोजिशन, है ना। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है ना। However, they can vibrate at their own position. When heat energy is provided to the particles, they start vibrating faster and collide with neighboring particles. During these collisions, heat is transferred from hotter particle to a colder particle, है ना। This process takes place rapidly and continuously till the whole solid heats up, है ना। For conduction of heat, a solid should be in contact with a source of heat or another object at higher temperature. Metals are most common solids which transfer heat through conduction. However, all solids do not allow heat transfer like metals. Some solids allow the heat to transfer very slowly while others do not transfer heat at all, है ना।
Solids which rapidly allow the transfer of heat through them are called conductors of heat, and metals like gold, silver, iron, aluminum are conductors of heat. Solids which allow heat to pass through them slowly are called poor conductors of heat. Example, glass. Apart from solid, air and water are also poor conductors of air and waters are also poor conductors of heat. Solids which do not allow heat to pass through them are called non-conductors, or sometimes they are also known as insulators. है ना, insulators. Examples, wood, paper, bakelite, asbestos, clay. है ना. इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात कहा जा रहा है ना, कंडक्शन के दौरान क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, बॉडीज के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, है ना. वो हो सकता है कि कोई भी दो बॉडी हो, है ना. जब कंडक्शन होगा तो उस दौरान एक्चुअली होगा क्या, कहता है क्या कि जब किसी दो बॉडीज के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो कहेंगे कि कंडक्शन हो रहा है. तो बोलेंगे कंडक्शन कैसे होता है, तो कहता है कि हर एक मटेरियल का एटम है, एटम में मौजूद पार्टिकल्स है, या इलेक्ट्रॉन्स का ही है, पार्टिकल्स है. तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले के क्लास में, क्लास 6 में, या शायद हो सकता है इसी क्लास में पढ़े होंगे, है ना, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना. तो इस स्टेट्स ऑफ मैटर में अंतर क्या होता है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होता है ना, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होता है, और लिक्विड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा थोड़ा दूर होता है, और गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होता है. मतलब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और गैस के मुकाबले में इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड में कम होता है, और सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है. मतलब पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, सटा सटा हुआ होता है ना. तो मान के चलते हैं ये एक सॉलिड है ना. एक्टिविटी 4.4 में जो बात लिखा हुआ है ना, एक्टिविटी 4.6 में, 4.4 कह रहे हैं, 4.6 में जो बात लिखा हुआ है उसी की बात कर रहे हैं, है ना. मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है ना, एक मेटल का बना हुआ, मान लेते हैं आयरन का है, ठीक है. जब इसके नीचे हम एक क्या करते हैं, एक लाइटर, देखिए इस अंगूठे को लाइटर समझिएगा, एक फ्लेम है, मोमबत्ती जला के इसको इसके नीचे लगा दिए, तो क्या होगा कि ये जो ब्लू वाला कैप वाला एंड है मार्कर का, वो इस फ्लेम के संपर्क में, ये जो मोमबत्ती नीचे जल रहा है, जो मेरा अंगूठा दिखा रहा है, जब इस मोमबत्ती के फ्लेम के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा. क्यों, ये जो फ्लेम है कैंडल का, ये क्या कर रहा है, ये इस मेटल रॉड को, इस आयरन रॉड को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है. तो इस मेटल रॉड के अंदर बहुत सारा एटम है, लाखों करोड़ों एटम है, और लाखों करोड़ों एटम में अरबों पार्टिकल्स है, अरबों इलेक्ट्रॉन्स है. तो जैसे ही ये फ्लेम के संपर्क में आया, ये फ्लेम के संपर्क में आया, तो ये जो कैंडल फ्लेम है ये क्या कर रहा है, ये इसको हीट एनर्जी देना शुरू कर रहा है, इस रॉड को इस एंड पर, इस मुकाम पर, इधर नहीं, इधर हीट एनर्जी देना शुरू किया. तो इस एंड पर, इस किनारे पर जो मौजूद पार्टिकल्स होगा, वो सबसे पहले हीट एनर्जी के संपर्क में आया. जैसे ही वो हीट एनर्जी के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, केमिस्ट्री कहता है कि जब हीट एनर्जी किसी भी स्टेट ऑफ पार्टिकल्स को दिया जाता है, तो हीट एनर्जी मिलने पर पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, पार्टिकल्स जो है वो एक्सपैंड करने लगता है, एक दूसरे से दूर जाने लगता है. इसी प्रॉपर्टी के कारण थर्मामीटर में मरकरी और अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है. इसका चर्चा कल भी किए थे, बात समझ में आया. तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिलना शुरू हुआ, इस एंड पर मौजूद जो पार्टिकल्स था, इस आयरन रॉड में लाखों एटम्स है, लाखों एटम्स में करोड़ों पार्टिकल्स है. करोड़ों पार्टिकल्स को जब यहाँ पर इस एंड पर हीट एनर्जी मिलना शुरू किया, तो यहाँ वाला पार्टिकल क्या किया ना, अपने से बगल वाले पार्टिकल को वो हीट एनर्जी टकरा कर, क्योंकि जैसे ही हीट एनर्जी मिला वो इधर उधर घूमने लगा, उसका मोशन बढ़ गया. मोशन मतलब उसका चलना, पार्टिकल का चलना, घूमना, उसका मोशन बढ़ गया. मोशन बढ़ने से क्या हुआ, वो अपने बगल वाले को धक्का मार रहा है, इधर धक्का मार रहा है, सामने धक्का मार रहा है, पीछे धक्का मार रहा है. मतलब अपने अगल बगल मौजूद जो पार्टिकल्स है उनसे जाके टकरा रहा है, उनसे टकरा रहा है, इधर सबसे टकरा रहा है. तो जिससे टकरा रहा है, ये तो खुद हीट एनर्जी ले लिया है,
इसको तो हीट एनर्जी यहाँ से मिल गया है। अब ये जिससे जिससे टकरा रहा है उस सबको वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करते चला जा रहा है। क्यों? जिस जिस पार्टिकल को हीट एनर्जी मिला वो तो हाई टेम्परेचर पे चला गया, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसके अगल बगल वाला जो पार्टिकल है वो अभी कम ही टेम्परेचर पर है ना। तो जैसे वो टकराने लगेगा अपना हीट एनर्जी अपने से कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा, है ना। क्यों? शुरुआत में ही बताया है, ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट कब होगा? हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर वाले को हीट ट्रांसफर करेगा, या लो टेम्परेचर वाले हाई टेम्परेचर वाले से हीट लेगा, हीट एनर्जी लेगा। तो क्या कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर कैंडल जलाए तो यहाँ पर जो मौजूद पार्टिकल्स है वो लगा टकराने बाकी पार्टिकल से, है ना। क्यों? उसका मोशन बढ़ गया, हीट एनर्जी मिलने पर वो उसका वेलोसिटी बढ़ गया, वो इधर उधर लगा तेजी में घूमने के लिए, और घूमने में अगल बगल के पार्टिकल से लगा टकराने। तो जिससे जिससे टकरा रहा है सबको हीट एनर्जी देता चला जा रहा है, और जिनको जिनको दे रहा है उनको हीट एनर्जी मिलने पर वो भी चलने लग रहा है ना, उसका भी मोशन बढ़ जा रहा है, और वो भी अपने से बगल वाले पार्टिकल्स को हीट एनर्जी देना शुरू किया। फिर उसके बगल वाला अपने बगल वाले को हीट एनर्जी देने लगा, वो अपने बगल वाले को देने लगा। ऐसे करते करते क्या होगा, ये जो फ्लेम है वो यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद जितना पार्टिकल्स है सब में हीट एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू होगा, धीरे 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 करते करते यहाँ का पार्टिकल बगल वाले को, बगल वाला अपने बगल वाले को, उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले को, अपने बगल बगल वाले को हीट एनर्जी ट्रांसफर करते जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से लेकर के इस ओर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एक टाइम ऐसा क्या आएगा जिस एंड पर इस रॉड को एक्टिविटी 4.6 में देखेंगे, एक रॉड को होल्ड किया हुआ है, जिस एंड पर होल्ड किया हुआ है मेटल रॉड को, उस एंड पर भी जो लोहा होगा, आयरन रॉड होगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होना शुरू हुआ था यहाँ से, जब यहाँ से शुरू हुआ तो उस वक्त ये एंड गर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, क्योंकि नीचे कैंडल फ्लेम हीट एनर्जी सप्लाई करता चला जा रहा है, और ये हीट एनर्जी पार्टिकल्स के थ्रू इस एंड से धीरे होते 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 एक पार्टिकल अपने से बगल वाले को, वो पार्टिकल अपने से बगल वाले को, वो पार्टिकल अपने से बगल वाले को, फिर वो पार्टिकल अपने से धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से होता हुआ हीट एनर्जी ट्रांसफर होते 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 इस एंड पर पहुंच गया। जब इस एंड पे पहुंचेगा तो इस एंड पर भी जो है, जो हॉटनेस यहाँ महसूस किया जा रहा है वही हॉटनेस यहाँ पर भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि हीट एनर्जी जो है पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहा है, और ये ट्रांसफर होने में वक्त लगेगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और ये कब होगा, जब ये एक कंडक्टर है, ये एक मेटल है ना। तो क्यों ऐसा मेटल की बात क्यों कर रहे हैं, तो कहता है कि हीट का जो ट्रांसफर है, जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है, हीट को एक्सचेंज होना है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के लिए, या ये कहिए कि कोल्डर ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी लेगा। तो कहता है कि वो ऑब्जेक्ट जो हीट एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर होने देता है ना, अपने अंदर हीट एनर्जी को पास करने देता है, वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स। तो जितने भी मेटल्स हैं ना, जो अलग अलग मटेरियल्स होता है, उसमें मेटल होता है, नॉन मेटल भी होता है, और कोई ऐसा होता है जो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर क्या होता है वहां पे पहुंचेंगे, अभी बता रहे हैं, है ना। तो जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जिंक है, ये सब का सब मेटल है, एंड दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स हीट एनर्जी कैन पास थ्रू देम, है ना। अब इससे अलग कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हीट एनर्जी को पास तो होने देता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं पास होने देता है, पार्शियली पास होने देता है, या ये कहिए कि कम मात्रा में पास होने देता है। तो वैसा मटेरियल जो हीट एनर्जी को कम मात्रा में पास होने देता है उसको कहते हैं नॉन कंडक्टर्स, है ना, या ये कहिए बैड कंडक्टर्स। बात समझ आया। तो बैड कंडक्टर्स जो है वो आपके बुक में देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, बैकेलाइट दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज दिया हुआ है ना। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एनर्जी, है ना। क्यों? वो अपने अंदर हीट एनर्जी को पूर्णतया पूरी तरीके से पास नहीं होने देता है, पार्शियली पास होने देता है, या ये कहिए बहुत कम मात्रा में पास होने देता है।
बट इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसा भी है जो हीट एनर्जी को पास ही नहीं होने देगा, है ना, दे विल नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम, है ना, मतलब एक पार्टिकल जो है वो अपने से दूसरे पार्टिकल, बगल वाले पार्टिकल को हीट एनर्जी देगा ही नहीं देगा, है ना, देगा ही नहीं। तो वैसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, वैसे मटेरियल्स को कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्शन के हिसाब से अगर पार्टिकल्स को हम क्लासिफाई करें कि कौन सा पार्टिकल ऐसा है या कौन सा मटेरियल ऐसा है, मटेरियल्स को अगर हम क्लासिफाई करें कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो गुड कंडक्टर है या हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने देता है, हीट एनर्जी को एक्सचेंज होने देता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो मटेरियल्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, अनदर इज कॉल्ड बैड कंडक्टर्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर्स हीट एनर्जी को पास करने देता है, बैड कंडक्टर्स बहुत कम मात्रा में पास करने देता है और इंसुलेटर बिल्कुल भी नहीं पास करने देता है। तो इंसुलेटर का एग्जांपल है आपको रबर, है ना, रबर जैसे नहीं देखते हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह में होता है या बड़ा बड़ा या किचन में आप लोग भी देखो, मम्मी लोग लोग हैं, वो लोग क्या करता है, गर्म बर्तन उनको पकड़ने के लिए एक अलग तरह का पैड होता है, पैड ये कहीं दस्ताना ऐसा रहता है जो रबड़ या फाइबर का बना हुआ होता है, उससे पकड़ के अगर ओवन वगैरह होता है ना, माइक्रोवेव वगैरह से बर्तन को अंदर बाहर करते हैं या निकालते हैं या अंदर डालते हैं, ऐसा काम करते हैं। क्यों? वो हीट एनर्जी को बर्तन से आपके हाथ में नहीं आने देगा, हाथ जलेगा नहीं उससे। बात समझ में आया? तो ये कुछ डिस्कशन हो गया आपका। एक्टिविटी 4.6 में बता दिए कि कैसे मेटल रॉड में हीट का एक्सचेंज होता है। ये बुक में आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है, दिखाया हुआ है कि कैसे पार्टिकल्स के बीच में हीट एनर्जी मिलने पर पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है और पार्टिकल्स टू पार्टिकल हीट एनर्जी एक्सचेंज होने लगता है, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई मटेरियल अगर गुड कंडक्टर होगा तो उसके पार्टिकल्स से हीट एनर्जी एक्सचेंज होते होते एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है, जो कि एक्टिविटी 4.6 में एक्सप्लेन किया गया है, मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कंडक्शन इन आवर लाइफ जो है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला चीज़ सब है ना। किचन में जो बर्तन वगैरह होता है कि कौन से बर्तन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो बर्तन होता है वो सब गुड कंडक्टर से होता है। क्यों? हम लोग चाहते हैं कि जो फ्लेम का हीट एनर्जी है वो बर्तन ले और लेकर के जो फूड आइटम जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं, पका रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र करता है। हीट एनर्जी मिलेगा तभी तो खाना पकेगा। लेकिन उसी बर्तन में जो हैंडल होता है, कुकर का हैंडल होता है या फ्राइंग पैन का हैंडल होता है, वो सब क्या चीज़ से बना हुआ होता है? वो बेकेलाइट से बना, BAKELIT, बेकेलाइट से बना होता है। क्यों बेकेलाइट इसलिए बना होता है? क्योंकि वहाँ से हम लोग बर्तन को पकड़ते हैं, तो जहाँ से पकड़ेंगे वहाँ पे चाहेंगे ना कि वहाँ पे वो बर्तन गर्म ना हो, नहीं तो हाथ जल जाएगा, है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वैसे कल फिर से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग, कंडक्शन इन आवर लाइफ्स। पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, कन्वेक्शन। ठीक है, तो आज जो भी चीज़ पढ़ाए हैं, हम जो भी समझाए हैं वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और इसके पहले भी जो चीज़ पढ़ाया गया है उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आए, कोई चीज़ में डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, डाउट्स पूछिएगा, तो आगे उसको एक्सप्लेन, आगे जब चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपके डाउट्स को पहले क्लियर कर देंगे। बट आप पूछिएगा तभी तो हम किसी डाउट को एक्सप्लेन करेंगे या समझाएंगे। ठीक है, तो घर पर ही रहकर अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है सोमवार से आपका मैथ, साइंस और एसएस तीनों विषयों का क्लास शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ 1-2 दिन का वक्त और लग सकता है, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश वगैरह का भी क्लास शुरू हो जाएगा। बट मैथ, साइंस और एसएस का तो मंडे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्लास जिसमें हम लोग का मुलाकात होगा वो होगा मंडे को। आपका क्लास केवल मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, फिर उसको मंडे से इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग की अगली मुलाकात जो है वो सोमवार को होगी। होप इस 2 दिन में आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और वीडियोस के माध्यम से जो सीख रहे हैं, जो होमवर्क वगैरह मिलता है उसको ज़रूर बनाइएगा, कंप्लीट करिएगा और घर पर अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, है ना। बेवजह में घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहना है। लेकिन एक रूटीन बना करके सुबह में कम से कम 2-3 घंटा, फिर शाम में 2-3 घंटा पढ़ाई करते रहिए और
इस तरीके से पढ़ाई आपको लंबे वक्त तक जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हालात है वो धीरे धीरे और ख़राब होता जा रहा है। कोरोना वायरस का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, जिससे आने वाले वक्त में स्कूलों का खुलना, पढ़ाई वढ़ाई पहले की तरह जारी होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपना घर पर पढ़ाई करते रहिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।